हेलो दोस्तों, मेरा नाम शंकर चौरसिया है और मैं गुरुग्राम के एक छोटे से गांव या शहर कह लीजिए बाबूपुर में रहता हूं। मैं आपको पूरा पता तो नहीं बता सकता, पर आपको सतर्क करने के लिए इतना ही काफ़ी रहेगा। बाबूपुर से करीब 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पर मैं काम करता हूं। मैं जहां काम करता हूं वो एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है। मैं आपको नाम नहीं बता सकता क्योंकि ये कहानी मैं आप लोगों को सचेत करने के लिए लिख रहा हूँ, ना कि अपनी निजी जानकारी देने के लिए। खैर, तो मैं आगे बोलता हूँ। तो मैं उस सॉफ्टवेयर कंपनी में बैकएंड डेवलपर हूँ। सैलरी बहुत कम है क्योंकि मैंने अभी अभी अपनी बीसीए कंप्लीट करी है और मैं एक फ्रेशर हूँ, इसलिए मुझे बहुत ही कम सैलरी मिलती है। सबसे बड़ी बात मेरे लिए ये है कि मेरे को नौकरी मिल गई, क्योंकि जैसे मैंने हालात देखे थे तब मैं पढ़ाई कर रहा था। न्यूज़ में, सोशल मीडिया पर, हर जगह बस यही चर्चा था कि डिग्री लेने के बाद भी नौकरी मिलनी कठिन है। इसीलिए मैं हमेशा भगवान को धन्यवाद करता हूँ कि मुझे ये नौकरी मिल गई। वैसे इस नौकरी में मुझे प्रेशर दिया जाता है, पर मेरे लिए ये कोई नई बात नहीं, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया, कॉलेज के दौरान मैंने बहुत सी खबरें देखी और पढ़ी थी कि काम नहीं मिल रहा। तो ये भी मेरे लिए टेंशन ही थी, और इस टेंशन में मैंने अपनी पढ़ाई और न्यू स्किल सीखने पर भी फोकस किया। इसीलिए मेरे को आदत है प्रेशर हैंडल करने की। मैंने अभी अभी इस कंपनी में ज्वाइन किया था और मेरे घर की आर्थिक हालत भी ठीक नहीं थी, क्योंकि माँ बाप ने लोन लेके मेरे को प्राइवेट कॉलेज से बीसीए करवाई थी। पर मेरी कम सैलरी देख के मेरे माँ बाप ने मेरी हिम्मत छोटी नहीं होने दी। उन्होंने मेरे को ये समझाया कि पैसे तो तू ज़िंदगी में भी कमा लेगा, पहले एक्सपीरियंस कमा और कम से कम 1 साल के लिए इस कंपनी में काम कर। ये सुन के मैं मोटिवेट हो गया। तो मेन स्टोरी ये है कि मैं जब अपने घर से ऑफिस जाता था तो बस से जाता और आता था, क्योंकि आर्थिक स्थिति इतनी नहीं थी कि मैं कोई साइकिल या बाइक भी अफोर्ड कर सकूं। वैसे अगर मैं माता पिता से मांगता तो वो मेरे को ज़रूर दिला देते, पर मेरा ज़मीर इसकी इजाज़त नहीं देता था कि मैं अपने माँ बाप को और परेशान करूं। इसीलिए मैं डेली अपने घर से 3 किलोमीटर दूर पैदल चल के एक बस स्टैंड पे जाता था। एक बस पकड़ के 7 से 8 किलोमीटर दूर एक वीरान से बस स्टैंड पे उतरता, जो कि मेरे ऑफिस से नज़दीक था। उस वीरान से बस स्टैंड की देखभाल नहीं की जाती थी। मेरे साथ बस 2 से 4 लोग और उतरते थे। इनसे मेरी दोस्ती भी हो गई थी। हम लोग अक्सर घर जाते वक्त वहीं एक चाय की टपरी पर साथ में मिलकर चाय पिया करते और बस का इंतज़ार करते। मैंने यहाँ अक्सर शब्द का प्रयोग इसलिए किया क्योंकि कई बार हम चार में से कोई एक को महीने में करीब 2 से 3 दिन ओवर टाइम करना पड़ता, तो हम उस दिन साथ नहीं जा पाते थे, क्योंकि हम जिस बस से जाते वो उस रूट की आखिरी बस हुआ करती थी। तो जो ओवर टाइम किया करता था वो कैब बुक करके घर जाया करता था। मेरे को छोड़कर मेरे बाकी साथियों की आर्थिक स्थिति ठीक ठाक थी, इसलिए उन्होंने 1-2 महीने काम करके किसी ने बाइक ले ली या तो किसी ने साइकिल, पर मैं अभी भी बस से ही आया जाया करता था। पर 16 मई 2025 की रात मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी चेतावनी मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ। 15 मई 2025 की सुबह करीब 8:30 बजे मैं अपने घर से उस बस स्टैंड के लिए निकलता हूँ। मेरे को लगभग 25 से 30 मिनट लगते हैं और मैं उस बस स्टैंड पर पहुँच जाता हूँ, क्योंकि वो 3 किलोमीटर दूर था और इतना वक्त तो किसी को भी लगता है। तो 8:57 पर मैं वहाँ पहुँच जाता हूँ और बस भी 9:05 पे आ जाती है। फिर उस बस से मैं अपने ऑफिस की ओर रवाना हो जाता हूँ। लगभग 15 से 20 मिनट में आज टाइम से पहले ही अपने ऑफिस पहुँच गया था मैंने दिन भर काम करने के बाद 6 बजे ऑफिस से निकलने की सोची। निकलने से पहले ही मेरा टीम मैनेजर एक मीटिंग रखवा देता है, जिसमें उसने सबको आने को बोला था।
मैं और मेरे सहकर्मी उस मीटिंग को ज्वाइन करते हैं। मीटिंग ख़त्म होने के बाद मेरे को मेरा टीम मैनेजर रोकता है और बोलता है, अरे शंकर सुनो, दरअसल बॉस ने आज ही रात को जैसे तैसे करके काम कंप्लीट मांगा है, क्योंकि उन्हें कल ही वो प्रोजेक्ट एक क्लाइंट को दिखाना है। परफेक्ट हो या ना हो फ़र्क नहीं पड़ता, बस उन्हें वो प्रोजेक्ट उस क्लाइंट को दिखाना है। इसीलिए तुम कैसे भी मुझे रात तक वो कंप्लीट करके दे दो, चाहे घर पे करो या ऑफिस में। मैं अब घर जा रहा हूँ, तुम अब देख लो। अगर काम कंप्लीट नहीं हुआ तो कल से अपनी शक्ल मत दिखाना। यह सब बोल के मेरा खूसट टीम मैनेजर घर चला जाता है और अब मैं सोच में पड़ जाता हूँ कि अब क्या करूँ, क्योंकि घर पर मैं काम कर नहीं सकता था, क्योंकि मेरे लैपटॉप की इतनी भी क्षमता नहीं थी कि वो एक यूट्यूब वीडियो भी चला सके, क्योंकि मैंने उसको अपने पढ़ाई के दौरान जम के इस्तेमाल किया था। उसी के कारण मेरे लैपटॉप की आज ये हालत है। मैं ये फैसले लेता हूँ कि अभी शाम के 7 ही बजे हैं, तो मैं अपना काम लगभग 10 बजे तक कंप्लीट कर ही लूँगा। यही सोच के मैं ऑफिस में रुक जाता हूँ और एक कप गर्मा गर्म कॉफ़ी पी के अपने काम में लग जाता हूँ। मगर 10 से 15 मिनट बाद बाहर बारिश चालू हो जाती है और अचानक मुझे याद आता है कि मैंने अपने माता पिता को तो बताया ही नहीं कि आज मैं लेट हो जाऊँगा। तो मैं अपना फ़ोन उठाता हूँ और अपनी माँ को कॉल लगाता हूँ और मुझे पता लगता है कि मेरे रिचार्ज की वैधता ख़त्म हो गई है। तो मैं निराश होकर फिर से अपने काम में लग जाता हूँ। काम करते करते लगभग मेरे को 2 घंटे बीत जाते हैं और वक्त हो चला था 9:10 का। तभी मेरे फ़ोन पर मेरी माँ का कॉल आता है। माँ पूछती है, बेटा कहाँ है, बहुत लेट हो गया है, कब तक आएगा, भूख नहीं लगी क्या तेरे को, तेरे पिता पूछ रहे हैं तेरे बारे में। मैं माँ को बोलता हूँ कि आज ऐसे ऐसे मेरे को काम ख़त्म करना है और मुझे देर हो जाएगी, आप लोग खा पी लेना, मैं आ जाऊँगा। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, आराम से आना। फिर मेरी माँ फ़ोन रख देती है। मैं उन्हें अपने रिचार्ज ख़त्म होने की बात बताना भूल ही जाता हूँ, पर कोई नहीं, मैं अपना काम करने लगता हूँ। मुझे काम करते हुए पता ही नहीं चलता कि कब मेरे को 12 बज जाते हैं। वैसे मेरा काम हो जाता है और इतनी रात को मैंने अपने टीम मैनेजर को फ़ोन करने की सोची थी कि उसकी नींद ख़राब करूँगा, पर मेरा फ़ोन जिसमें अब रिचार्ज नहीं है उसके कारण वो बच गया, नहीं तो मैं आज उसकी नींद ज़रूर ख़राब करता। खैर क्या कर सकते हैं। मैं अपना प्रोजेक्ट फाइल को पेन ड्राइव में और कंप्यूटर में दोनों में सेव कर दिया था और पेन ड्राइव को वहीं अपने डेस्क के नीचे वाले ड्रॉर में रख देता हूँ। साथ में एक नोट भी छोड़ देता हूँ कि कल मैं छुट्टी पर रहूँगा और आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है। वैसे तो मेरा मन नोट में 2-4 गालियाँ भी लिखने का कर रहा था, पर नौकरी भी तो बचानी है। मैं ये सब करके ऑफिस से निकल जाता हूँ। वक्त हो रहा था 12:15। बाहर बारिश हुई थी तो सड़कें गीली थी। हवा में ठंडक के साथ साथ आसमान में बादल अभी भी नज़र आ रहे थे और बादलों के गरजने की भी आवाज़ आ रही थी। अरे ये क्या, शायद बारिश फिर से हो सकती है, पर मैं अब क्या करूं। अब तो मेरे पास कोई चारा भी नहीं है, ना मैं बस में जा सकता हूं, ना ही मैं उबर कैब बुक कर सकता हूं। आज तो बुरा फंसे हैं, लगता है पैदल ही जाना पड़ेगा। मैं ये सब सोच ही रहा था, तब मेरे मन में एक ख्याल आया कि उस बस स्टैंड पर जाया जाए। क्या पता कोई और भी जिसने लेट नाइट शिफ्ट करी हो मिल जाए, ताकि हम दोनों कैब बुक करके घर जा सके, या फिर मैं उसी से अपने लिए कैब बुक करवा लूँ। मैं ऐसा ही करता हूँ और उस बस स्टैंड के लिए चल पड़ता हूँ। रास्ता गीला था, हवा ठंडी थी, माहौल शांत था। आसपास के पार्क वगैरह इन सब में उल्लू, चमगादड़ और अन्य पक्षियों की चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी, जो कि शांत माहौल को चीरते हुए
काफ़ी डरावना एहसास दिला रही थी। उसमें कुत्ते भी भौंक रहे थे, जो कि उस रास्ते को और सुनसान और डरावना एहसास दिला रही थी। और वो रास्ता इतना सुनसान लग रहा था जैसे कोई वहाँ रह ही ना रहा हो। हालांकि बस स्टैंड तक जाने वाले रास्ते में बहुत से घर थे, जिनमें से दिन में आवाज़ें आती थी, पर मुझे ये नहीं पता था कि दिन में इतनी चहल पहल रखने वाली सोसाइटी रात में इतनी शांत हो जाएगी कि पता ही ना चले कि इन घरों में कोई रहता भी है। वैसे तो रात का समय था, इसीलिए सब लोग शायद सो रहे होंगे। वक्त भी तो 12 से ज़्यादा का हो चला था। मैं उस गीले सड़क पे चलते चलते उस बस स्टैंड पर पहुंच जाता हूं और देखता हूं कि वहां पर जो टी स्टॉल थी वो अभी भी खुली थी। मेरे मन में एक उम्मीद जागती है कि चलो कुछ तो मदद हो ही जाएगी। मैं वहां पर जाता हूं और पूछता हूं कि सुनिए, क्या यहाँ से कोई बस बाबूपुर होते हुए कहीं जाएगी क्या? वो बोलता है कि भाई साहब, यहाँ से तो सारी प्राइवेट और सरकारी बस जा चुकी है, जो कि लास्ट बस 6:30 बजे कब की निकल गई। पर हाँ, यहाँ पर करीब सुबह के 5 बजे से बस मिलना शुरू हो जाती हैं। मैं पूछता हूँ कि क्या इससे पहले कोई और बस भी आएगी? वो बोलता है कि नहीं भाई साहब, इससे पहले तो अब कोई बस नहीं है। मैं उसको कहता हूँ कि क्या आप मेरे लिए एक कैब या फिर कोई ऑटो रिक्शा बुक कर देंगे? वो कहता है भाई साहब, मेरे पास ये कीपैड वाला फ़ोन है, इसकी बैटरी भी ख़त्म हो चुकी है। इतना बोल के वो वहीं पास की कुर्सी पर बैठ जाता है। अब मैं सोच रहा था कि क्यों ना सुबह तक वेट किया जाए। वैसे भी मैंने उस नोट में ये लिख दिया था कि मैं कल काम पे नहीं आ रहा, और मैंने काम भी कंप्लीट कर दिया है, तो कल की तो छुट्टी मुझे मिल ही जाएगी। तो मैं उस चाय वाले को बोलता हूँ कि एक कप चाय पिला दो, और आपने इतनी रात को दुकान क्यों खोल के रखी है? क्या आप यहीं रहते हो? वो बोलता है नहीं भाई साहब, मैं और मेरा भाई दोनों इस दुकान को चलाते हैं। मैं रात के 9 बजे से सुबह के 7 बजे तक दुकान चलाता हूँ, और मेरा भाई सुबह के 7 बजे से 9 बजे तक। मैं उसे पूछता हूँ कि रात को कस्टमर आते हैं? वो बोलता है हाँ, कभी कभार यहाँ जब टूरिस्ट बस आती है तो उसमें ढेर सारे लोग भी आते हैं, जो कि मेरी दुकान से चाय, बिस्किट या फिर कुछ और सामान खरीदते हैं। और ये लीजिए भाई साहब, आपकी चाय भी बनकर तैयार है। मैं उससे चाय का कप लेता हूँ, चाय पीता हूँ, उसे पैसे दे के उस जर्जर बस स्टैंड पर आ जाके सीट पर बैठ जाता हूँ। बैठे बैठे कब मेरे को नींद आ गई मुझे पता ही नहीं चलता। और मेरी नींद तब टूटती है जब वो बस शायद निकलने ही वाली होगी। निकलने से पहले उसने हॉर्न बजाया था, तभी मेरी नींद टूट गई और मैं फटाफट उठा और उस बस की तरफ भागने लगा। मुझे शायद उस बस के कंडक्टर ने देख लिया था या पता नहीं, पर वो बस अब रुक चुकी थी। मैं फिर धीमा हो गया और उस बस को देखते हुए चलने लगा। रात का समय था, आसपास लाइट भी नहीं थी, एकदम घूप अंधेरा। वो बस की हालत मुझे ऐसी लगी जैसे बहुत पुरानी बस हो। उसका पूरा पेंट हट चुका था और पूरे बस की बाहरी परत जंग से ग्रस्त थी। रात का समय होने के कारण मुझे कुछ अच्छे से दिखा तो नहीं, पर इतना ज़रूर था कि बस काफ़ी पुरानी है। चलते चलते तुरंत बारिश भी शुरू हो गई। मैं फिर से भाग के फटाक से उस बस में चढ़ जाता हूँ। बस में चढ़ते ही मैंने कुल 5 लोगों को देखा, जिसमें से मैं, कंडक्टर, ड्राइवर और 2 पैसेंजर थे। और वो 2 पैसेंजर, उन्होंने अपना चेहरा ढक रखा था, जैसे कि फिल्मों में जब दिखाया जाता है, जब कोई लुटेरे बैंक लूटने जाते हैं और वो अपना चेहरा ढक लेते हैं, सेम उसी तरह से उन 2 पैसेंजरों ने भी अपना चेहरा ढक रखा था। बस के अंदर पता नहीं क्यों, पर लाल पार्टी लाइट या फिर 0 वाट के जो बल्ब आते हैं, वो लाल कलर की लाइट पूरे बस में बिखेर रहे थे, जो कि बस को एक अलग ही लुक दे रही थी। बस के अंदर की हालत एकदम ठीक थी। सारी सीट एकदम चकाचक नहीं लग रही थी, सभी खिड़कियां भी नहीं लग रही थी, कोई स्क्रैच नहीं।
और वो सारी खिड़कियाँ खुलने वाली थी। मैं कंडक्टर के पास जाता हूँ और पूछता हूँ, क्या ये बस बाबूपुर जाएगी भाई साहब? वो कंडक्टर बस इतना बोलता है कि हाँ, सीट पर बैठ जाओ, किसी से बात मत करना और ये तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक छोड़ देगी। मैं उस कंडक्टर से टिकट मांगता हूँ। वो कहता है, इस बस में कोई टिकट नहीं लगती, ये बस सबको निःशुल्क उनकी मंजिल पर छोड़ती है। फिर वो बहुत भयानक तरीके से हंसने लगता है, जैसे उसे कुछ ऐसा राज पता हो जो मुझे नहीं पता हो। खैर, मैं ये सब छोड़ के एक विंडो सीट ले लेता हूँ, जो कि लेफ़्ट साइड में, जिस दिशा में बस चल रही थी उसी की दिशा में लेफ़्ट साइड में कोने पे थी। मेरे पीछे लगभग 2 सीट छोड़कर वो मास्क वाले व्यक्ति भी बैठे थे। बस अब चल पड़ी थी। खिड़की के बाहर तेज़ बारिश हो रही थी और अंदर का माहौल काफ़ी शांत सा था। और कमाल की बात तो ये थी, बाहर बारिश होने के कारण वातावरण एकदम ठंडा था, पर बस के अंदर इतनी गर्मी थी जैसे मानो वो जून जुलाई के महीने में भरी दोपहर में बस चल रही हो। पर मुझे लगा कि मेरी तबीयत बिगड़ गई होगी, इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा होगा। मैं फिर मन को शांत करके चुप होके बैठा रहता हूँ और बार बार मेरे दिमाग में ये आ रहा था कि उस कंडक्टर ने मेरे को बात करने से क्यों मना किया। खैर, मैं तो वैसे भी किसी से बात नहीं करूँगा। बाबूपुर बस स्टैंड से पहले 5 बस स्टैंड आया करते थे। उसके बाद बाबूपुर बस स्टैंड आता था, मतलब 5वां बस स्टैंड बाबूपुर होता था। अब शायद पहला बस स्टैंड आने ही वाला था। उस बस स्टैंड के आने से पहले मैंने एक अजीब सी चीज़ नोटिस करी कि बस बिल्कुल आवाज़ नहीं कर रही थी, जैसे वो चल नहीं रही हो, हवा में उड़ रही हो। ना ही कोई वाइब्रेशन, ना ही कुछ, एकदम साइलेंट। ये चीज़ मैंने पहले इसलिए नोटिस नहीं करी क्योंकि पहले बारिश बहुत तेज़ हो रही थी, जो कि बस के ऊपर बारिश की बूंदें पड़ने के कारण, तेज़ आवाज़ होने के कारण मैं ये नोटिस नहीं कर पाया। पर अब जब बारिश थोड़ी धीमी हुई है तो मैंने इसे नोटिस किया और ये काफ़ी अजीब लगा मेरे को। अब मेरे मन में ये हुआ कि बाहर से तो ये एकदम जर्जर हालत में थी और अंदर से नहीं। फिर मैं सोचने लगा कि शायद ये मेरा वहम हो, क्योंकि अंधेरा ज़्यादा था। हो सकता है कि बस का डिज़ाइन ऐसा ही हो। अगर बस पुरानी होती तो अंदर से भी तो पुरानी होती। हो सकता है ये नई बस है, इसीलिए मेरे को झटके भी नहीं लग रहे हों, इंजन भी कम आवाज़ कर रहा हो। ये सब सोचते सोचते पहला बस स्टैंड आ जाता है। पीछे से वो 2 यात्री जिन्होंने अपना चेहरा ढक रखा था, वो चल के उस स्टेशन पर उतरते हैं और एक नया यात्री चढ़ता है। चढ़ने से पहले मैंने उस नए यात्री को उन 2 पुराने यात्रियों से बात करते हुए देखा। अंधेरे के कारण मैं उसकी शक्ल तो नहीं देख पाया, पर उस नए यात्री की जो परछाई थी वो काफ़ी लंबी थी और चौड़ी भी, मानो कोई हट्टा कट्टा पहलवान प्रतीत हो रहा था। जब वो बस में चढ़ा था आगे के दरवाजे से, तो बस हिलना स्टार्ट हो गई थी, मानो एक साथ 15 से 20 यात्री चढ़ गए हों। मैंने जब उस यात्री को देखा था तब एक पल के लिए मैं हैरत में पड़ गया, क्योंकि उसकी लंबाई लगभग 8.5 फीट की होगी और उसका माथा बस के सीलिंग से टच हो रहा था। और उसका वज़न जो मुझे लगा वो करीब 350 से लेके 450 किलो का होगा, ऐसा मुझे देखने में लगा। पर जब बस हिल रही थी उसके हिसाब से कम 500 किलो से ज़्यादा का ही होगा वो नया पैसेंजर बस के कॉरिडोर से धीरे धीरे सरक के झुकते हुए आगे आ रहा था। और जब वो मेरी सीट के जस्ट आगे आया तो मैंने उसका चेहरा देखा, तो मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। उसका चेहरा ऐसा डरावना था कि पूछिए मत। उसने सर पे जहाँ बाल होते हैं काले और लाल रंग से टैटू करवा रखा था, और वो टैटू कोई आम टैटू नहीं था, एक राक्षस का था, जिसने हाथ में फरसा जैसा या फिर कोई वैसा ही हथियार ले रखा था। वो काफ़ी डरावना लग रहा था, वो व्यक्ति भी और उसके सर पे जो टैटू था वो भी। उसके ऊंचे कद के कारण उसे झुक के आगे बढ़ना पड़ रहा था। तभी मैंने उसका शर्ट देखा जिस पे वो टैटू छपा था, और जब वो मेरे सामने आया, जब मैंने उसकी शक्ल देखी, मैं काफ़ी डर गया था। मैं आपको बता नहीं सकता
आप भी खुद डर जाओगे, पर ये एक चेतावनी है तो आपको बताना तो पड़ेगा ही। तो उसका चेहरा जो था, एक तरफ से उसकी चमड़ी निकल सी रही थी, या ये समझिए कि उसकी चमड़ी गल गई थी। उसकी एक आंख लटकी हुई थी जिसे वो अपने हाथ से अंदर डाल रहा था, और उसके गाल थे ही नहीं, उसके मुंह के चबाने वाले दांत, जो कि हमारे जबड़े के बगल में होते हैं, जो हमारे गाल छुपा के रखते हैं, उसके गाल ना होने के कारण साफ साफ दिख रहे थे। जब लाल लाइट पड़ रही थी तो ऐसा लग रहा था कि मेरे सामने कोई शैतान हो। वो धीरे धीरे कर मेरे पीछे वाली सीट पर आकर बैठ जाता है। उस अकेले आदमी ने पूरी सीट कैप्चर कर रखी थी। बस अब चल पड़ी थी। मैं थोड़ा सा डरा सहमा था और अपने सीट पर ही बैठा था। और थोड़ी देर में दूसरा बस स्टैंड भी आ जाता है, और इस बस स्टैंड पर कोई उतरता तो नहीं, पर चढ़ता ज़रूर है। जब दरवाजे खुलते हैं तो बस में पूरी तरह से अंधेरा हो जाता है। जो लाल लाइट जल रही थी वो भी बंद हो चुकी थी, और तभी बस में कदमों की आवाज़ आने लगी। मानिए 15 से 20 लोग बस में चढ़े हों, और जैसे ही सब लोग बैठ जाते हैं या उतरते हैं पता नहीं, पर तब लाइट ऑन हो गई थी। और जब लाइट ऑन हुई तो मुझे उस बड़े आदमी और कंडक्टर और ड्राइवर के अलावा बस में कोई नहीं दिखा। मैं हैरत में था कि मुझे बस में कोई क्यों नहीं दिख रहा, क्योंकि कदमों की आवाज़ तो आई थी। बस अब चल पड़ी थी, और बस को चालू हुए 5 मिनट भी नहीं गुजरे होंगे कि बस में धीमी आवाज़ों में फुसर फुसर चालू हो गई। चारों तरफ से बस आवाज़ें ही आ रही थी। इतनी सारी आवाज़ एक साथ मिलके आने की वजह से कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आवाज़ क्या बात कर रही है। मैं अपनी सीट से उठ के कंडक्टर के पास जाने लगता हूँ, और जैसे ही मैं 2 कदम चलता हूँ मेरा पैर किसी के पैर से टकराता है। वो पैर था या पता नहीं, पर पैर जैसा ही महसूस हुआ था, जबकि मैं सही से चल रहा था। फिर भी कैसे मैं गिर गया मुझे खुद नहीं पता। तभी बस में चारों तरफ हंसने की आवाज़ें गूंजने लगी। अब मैं समझ चुका था कि ये कोई आम बस नहीं, एक रहस्यमयी बस है, और इसमें मैं चढ़ चुका हूँ। मैं कंडक्टर के पास गया और बोला, सुनिए, मेरे को यहीं उतार दीजिए, मैं गलती से गलत बस में चढ़ गया हूँ। कंडक्टर बोलता है, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम चुपचाप अपनी सीट पर बैठ जाओ और अपनी मंजिल का इंतज़ार करो। मैं उसे पूछता हूँ कि मुझे बाबूपुर उतरना है, पर मुझे भरोसा नहीं कि यह बस मुझे वहीं ले जाएगी, और ये कोई आम बस नहीं लग रही मेरे को। वो कंडक्टर बोलता है, ये कोई आम बस है भी नहीं, ये बस सिर्फ रात के 3 बजे ही चलती है, और भटकती हुई आत्माओं को उनकी सही जगह या कहीं मंजिल तक पहुंचाती है। तुम एक जीवित इंसान हो, इसीलिए डरो मत, हम तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ज़रूर छोड़ देंगे, पर एक शर्त है, तुम्हें चुप करके अपनी सीट पर बैठना होगा। अगर तुमने ज़रा सी भी कोशिश की बात करने की किसी भी आत्मा से, तो वो आत्मा तुम्हें पहचान जाएगी कि तुम जिंदा हो, और तुम्हारे शरीर को हथियाने की कोशिश करेगी। हो सकता है वो तुम्हें मार भी डाले, इसीलिए चुपचाप अपनी सीट पर बैठ जाओ। मैंने पूछा कि अगर ये बस आत्माओं को ही उनकी मंजिल पर छोड़ती है, तो फिर आपने मुझे इस बस पे क्यों चढ़ने दिया? उस कंडक्टर ने कहा, ऐसा इसलिए क्योंकि अगर मैं तुम्हें मना कर देता तो वो जो मास्क में 2 आदमी बैठे थे, वो तुम्हारी आत्मा को हथियाने की कोशिश करते, और उनके पास हथियार भी थे जिससे वो तुम्हें मार भी सकते थे। मेरा काम आत्माओं को ले जाना है, इंसानों को नहीं। पर मेरा काम ये भी नहीं कि मैं जीवित इंसानों की आत्माओं को ले जाऊं। इसीलिए मैंने तुम्हें इस बस में चढ़ने दिया। अब अपना मुंह बंद करो और अपनी सीट पर बैठ जाओ, क्योंकि ये बस पूरी तरह से भरी पड़ी है, इसीलिए सिर्फ अपनी सीट पर ही बैठना। मैंने चारों तरफ नज़र घुमाई तो मुझे उस बड़े आदमी और कंडक्टर और ड्राइवर के अलावा कोई नहीं दिखा। मुझे अब 100% पक्का हो गया था कि ये एक भूतिया बस है, इसीलिए मैं चुपचाप अपनी सीट पर बैठ गया
2 से 3 मिनट में अब तीसरा स्टैंड आ गया था और मैं यही सोच रहा था अब कौन बस में चढ़ेगा। तभी दरवाज़ा खुलने से पहले ऐसा लगा जैसे कई लोग खड़े हो गए हों और उतरने के लिए तैयार हों। तभी बस रुकती है और ढेर सारे कदमों की आवाज़ आ रही थी। मैं समझ गया कि वो अदृश्य आत्माएं उस स्टेशन पर उतर रही हैं। जब आवाज़ें आना बंद हो गईं, तब जो बस में चढ़ा वो काफ़ी भयानक था। इतना भयानक जैसे लग रहा था मौत का दूत आ गया हो। जब वो बस में चढ़ता है तब मैंने उसके हाथ में एक धारदार हथियार देखा, जिसे आप हंसिया कह सकते हैं। ये समझ लीजिए जो गाँव में लोग घास काटने के लिए हथियार यूज़ करते हैं, उसी का एक बड़ा वर्जन उस राक्षस जैसी आकृति ने ले रखा था। उस हथियार की लंबाई लगभग 6 फीट थी और उस राक्षस की लंबाई लगभग 7 फीट। पूरे बदन को एक कपड़े से ढक रखा था उसने और उसका चेहरा जो था पूरा कंकाल का था। और कोई आम कंकाल नहीं था, वो किसी जानवर का कंकाल लग रहा था, जैसे कि किसी बकरे का। पर जिस हाथ से उसने हंसिया पकड़ा था वो इंसान के कंकाल जैसा लग रहा था। मैंने उसके जैसे देखने वाले कंकाल या एंटिटी की कहानी सुन रखी थी। बचपन में मेरी माँ मेरे को उसकी कहानियाँ सुनाया करती थी। वो ठीक उस कहानियों में एक शैतान जिसका नाम वेडिंगो था, उसी के जैसे लग रहा था। उसकी आंखों ने जब मेरी तरफ देखा तो मेरी आत्मा मेरे शरीर से निकलने लगी। पर वो मेरे से नज़र हटा के मेरे जो ठीक पीछे बैठा था वो बड़ा आदमी उसकी तरफ जाता है और अपने धारदार हथियार से उसको बीच में से चीर देता है। इसे मान लीजिए किसी कागज़ को फाड़ते हैं। उसको चीरने के बाद वो मेरी तरफ बढ़ रहा था, पर पीछे से कंडक्टर आता है और बोलता है, रुक जाइए, इसका समय अभी नहीं आया है, ये जीवित है। वो वेडिंगो जैसा राक्षस बोलता है, तो ये बस में क्या कर रहा है? कंडक्टर बोलता है कि ये गलती से इस बस में चढ़ गया है और अगले स्टेशन पे ये उतर जाएगा। तो वो वेडिंगो जैसा बोलता है, ये बस किसी जीवित व्यक्ति के लिए नहीं है, तुम्हें पता है ना? फिर वो वेडिंगो जैसा मेरी आंखों में देखता है और बोलता है, बच गए तुम आज, नहीं तो आज तुम गए थे। फिर वो उस बस को वहीं रुकवाता है और उधर ही उतर जाता है। उसके उतरने के बाद बस चल पड़ती है और 2 से 3 मिनट में चौथा स्टेशन आ जाता है। उस स्टेशन पर एक बूढ़ी सी औरत जिसने हाथ में लाठी ले रखी थी, उसी के सहारे वो उस बस में चढ़ती है, जो कि मुझे बहुत ही मासूम लग रही थी। वो बस में चढ़ के ठीक मेरे बगल में बैठ जाती है। शुरू में उसने मेरे से कुछ बात नहीं कही, पर जब बस चल पड़ती है तब वो मुझसे मेरा नाम पूछती है। मैं भी अपना नाम बता देता हूँ। यकीन मानिए दोस्तों, ये फ़ैसला मेरी ज़िंदगी का सबसे गलत फ़ैसला था। जैसे ही मैं अपना नाम बता के उसके चेहरे की तरफ देखता हूँ, उसका चेहरा बदल चुका था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें हो गई थीं, जो कि लाल थीं। उसके दांत मुंह से बाहर आ रहे थे, वो भी लाल थे। उसके चेहरे की झुर्रियाँ गायब हो चुकी थी। उसका चेहरा काला पड़ चुका था। उसके सफ़ेद बाल भी काले हो चुके थे। वो इतनी भयानक लग रही थी, मानिए जैसे कि मैंने किसी चुड़ैल को देख लिया हो। उसने तुरंत मेरा गला दबोच लिया। उसके नाखून इतने बड़े थे कि उसने मेरे गले से खून निकाल दिया। तभी कंडक्टर पीछे से आता है और एक सोने या फिर पीतल से बनी लकड़ी या डंडा कहीं से लेके आता है और उस चुड़ैल के दोनों हाथ पे मारता है। उसके दोनों हाथ जल के वहीं राख हो जाते हैं और वो अपने सामान्य रूप में आ जाती है। तभी वो कंडक्टर बस को रुकवाता है और उस औरत को गले से पकड़ के बस के बाहर फेंक देता है और मेरे को बोलता है, रे वो पागल, मरना है क्या तेरे को? बोला था ना चुपचाप बैठी हो, फिर तूने उससे बात क्यों की? मैं बोलता हूँ, मेरे को लगा वो सामान्य बुढ़िया है जो कि मेरी तरह इस बस पे चढ़ गई है। फिर वो कंडक्टर बोलता है, इस बस में कोई सामान्य नहीं चढ़ता, तेरे अलावा आज तक कोई नहीं चढ़ा था, और जो भी चढ़ता है वो मासूम तो बिल्कुल नहीं होता। अगर मैंने थोड़ी भी देर की होती तो तू इस दुनिया का भी नहीं रहता। इतने देर में बस बाबूपुर पहुंच जाती है और वहां पहुंच कर रुक जाती है। फिर कंडक्टर बोलता है, ले आ गया तेरा स्टेशन।
अब उतर जा। उतरने से पहले उस पैसेंजर को चढ़ने दे। जब दरवाज़ा खुलता है और वो पैसेंजर चढ़ता है, वो भी काफ़ी अजीब था। मान लीजिए एक सांड जो कि 2 पैरों पे चल रहा था, वो उन सीढ़ियों पे चढ़ते हुए बस के कॉरिडोर से होते हुए लास्ट के सीट पे जाके चुपचाप बैठ जाता है। फिर वो कंडक्टर मेरे को आंखों से इशारा कर देता है कि जा उतर जा। फिर मैं अब उतर के अपने घर की तरफ आ जाता हूँ। उस घटना को बीते हुए अब 7 महीने हो चुके हैं। अगर आप भी गुड़गांव के सेक्टर 12 की तरफ कहीं रहते हैं और आप भी ऐसी किसी सिचुएशन में फंस जाएं, तो भूल कर भी उस बस पे ना चढ़ें। अगर आप चढ़ गए हैं तो भूल के भी किसी से बात ना करें। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।